हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का एक ही शानदार क्वेश्चन है जिसका नाम है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है इसका हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, मतलब इसका हम निगमन करेंगे। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है, ये हमने एक मान लिया प्रिज्म है और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। देखिए प्रिज्म क्या होता है, ये कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी भी कोण पर, इसके तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों के किसी भी एंगल से देखोगे तो इसके दो पृष्ठ एकदम समतल दिखेंगे। देखिए हमें इस एंगल से अगर इसको देखें तो ये वाला इसका जो पृष्ठ हो गया एकदम समतल होगा और इधर का ये जो पृष्ठ होता है वो भी एकदम समतल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर इस एंगल से देखा जाए तो ये पृष्ठ एकदम समतल होगा, इधर का ये पृष्ठ एकदम क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रिज्म की परिभाषा की बात करें तो ये प्रिज्म क्या होता है कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रिज्म के परिभाषा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं इस प्रिज्म के ऊपर एक क्या है, ये प्रकाश की किरण जो है इस तरह से इस पर आपतित होती है। यहाँ पर हमने एक ये प्रकाश की किरण मान ली जिसका हम नाम दे देते हैं P और Q। ये हो गया P और इस वाले बिंदु का हम नाम दे देते हैं कितना, Q। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए ये जो प्रिज्म जहाँ पर रखा हुआ है उसके बाहर का एक माध्यम होगा, वहाँ पर हम उस माध्यम को मानते हैं क्या है, वायु है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माध्यम है यहाँ पर वायु है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वायु। ठीक है, और जहाँ पर वायु होती है वहाँ पर कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विरल माध्यम। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो प्रिज्म होता है ये कांच का बना होता है। ठीक है, और अगर कांच होती है तो वहाँ पर जो माध्यम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो ये जो प्रिज्म होता है ये कांच का बना होता है, तो इसका हम नाम इसके कांच लिख देते हैं। और जहाँ पर कांच होता है उसका अगर हम माध्यम की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर, ठीक है, प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण पी क्यू क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण पी और क्यू है ये वायु से किस में जा रही है, कांच में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, मतलब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है अपवर्तन की घटना के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब क्या है, तो अभिलंब जो होता है ये प्रिज्म का जो अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ ए बी के लंबवत, तो यहाँ पर हम इस पृष्ठ के लंबवत एक हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश की किरण वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तन की घटना के अनुसार ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक करके इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, और अब देखिए ये प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं Q से कहाँ तक जाती है, R पर Q से R बिंदु पर पहुँचती है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण है पुनः कांच से अब बाहर की ओर जाएगी, तो यहाँ तो कांच है, बाहर क्या होगा, वायु होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले देखिए अब इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत ये जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो हम ये क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक अभिलंब।
इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण देखिए सघन माध्यम से फिर से बाहर जा रही है विरल माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगी, अविलंब से इस तरह से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब इस जो किरण जो बाहर निकलती है इसको हम मान लेते हैं आरएस, ये कोई प्रकाश की किरण है। और जो इस प्रकाश की किरण जो को हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण है इसे निर्गत किरण कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण PQ थी ये आकर के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आकर के टकराई है। तो जो प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, तो यह अविलंब की ओर झुक गई, तो इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण पुनः इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण होगी, जो अब सघन से विरल में जाकर के पुनः अविलंब से दूर हट जाएगी, और इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्रकाश की किरण PQ थी अगर यहाँ पर इसको कोई डिस्टर्ब ना करता तो ये प्रकाश की किरण सीधा अपना इस तरह से गुजर जाती, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म रखा था कांच का, तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना के कारण ये प्रकाश की किरण इस तरह से झुक गई। अब अगर इस निर्गत किरण को पीछे की ओर इस तरह से बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश की किरण आपतित किरण के एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं कितना, D। और जहाँ पर ये प्रकाश की किरण मिलती है वहीं पर एक कोण बनता है जिस कोण को कहते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को यहाँ पर डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण थी, ये अविलंब थी, तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण I कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए अपवर्तित किरण थी, ये अविलंब था, तो अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम R लिख लेते हैं, ये हो गया क्या, R। ठीक है, अब हम इधर के कोण को मान लेते हैं, ये निर्गत कोण होगा, अविलंब तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण निर्गत कोण होता है, और इस निर्गत कोण को हम लोग मान लेते हैं I डैश। ठीक है, तो ये I डैश हो गया, तो इधर का ये जो कोण होगा इसको R डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, हम रेखा गणित के बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए ये एक प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है और इस पर ये प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के टोटल यहाँ से लगा करके यहाँ के एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। किसके नियम से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होगा। अब देखिए जिसमें से ये वाला जो I होगा इस पूरे I के बराबर होगा, उसमें से देखिए ये वाला जो कोण है ये R के बराबर है, तो बचा हुआ ऊपर जो कोण होगा यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं I में से माइनस कर देंगे R, तो ऊपर वाला कोण मुझे मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए इस तरफ ये जो कोण I डैश होगा इस वाले के पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इतने से कोण की बात करें ये वाला कोण, तो ये I डैश होगा इस पूरे I डैश के बराबर होगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो कोण हो जाएगा ये होगा I डैश, उसमें से किसको माइनस कर दें, R डैश को। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाले का भी नाम दे देते हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु है इस वाले को हम नाम देते हैं कितना, E। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि इस चित्र को आप लोग आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। देखना कैसे, देखो ध्यान से। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो मुझे सबसे पहले एक ऊपर की ओर त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है QDR। ये देखिए ऊपर की ओर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है QDR। कौन सा है, QDR। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए एक एंगल है जो इस त्रिभुज से ये बाहर की ओर बनना है जिसको हम लोग डेल्टा माना है, और ये जो डेल्टा कोण है ये इस प्रकार से बनना है त्रिभुज के बाहर। ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाएगा। अगर किसी भी त्रिभुज में
कोई बहिष्कोण हो तो बहिष्कोण का रूल होता है कि उसके सम्मुख, इसके सामने ये और इसके सामने ये, इसके सम्मुख दोनों कोणों के या उसके सम्मुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो यहाँ पर जो डेल्टा होगा ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। ये तुम्हारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक प्रमेय है। क्या है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो दोनों उसके सम्मुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में, क्यू डी आर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज क्यू डी आर में, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है कि ये जो डेल्टा है ये कैसा कोण है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस डेल्टा का जो मान होगा ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज के सम्मुख कोण। तो त्रिभुज के सम्मुख कोण ये वाला एक छोटा सा कोण है और इसके सम्मुख ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण कितना है, आई माइनस आर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आई माइनस में कितना, आर, प्लस उसके बाद में देखिए इसके सम्मुख ये कोण है आई डैश माइनस आर डैश। तो ये हो जाएगा आई डैश माइनस में कितना, आर डैश, ठीक है। उम्मीद करते होंगे इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा बराबर ये होगा आई माइनस आर, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डैश माइनस में कितना होगा, आर डैश। इस डेल्टा को और थोड़ा हल करेंगे, देखना ये आई डैश, इन दोनों को हम एक पास में लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये देखो यहाँ पर ये माइनस का आर है, ये माइनस का आर डैश है। अगर हम दोनों में से माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लेंगे तो ये आर और ये प्लस का आर डैश दोनों प्लस के एक ब्रैकेट में हमने कर दिया। अब हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसी में देखो चित्र में एक नीचे की ओर मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्यू आर ई। ये देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज दिख रहा है। तो इस वाले त्रिभुज में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में, क्यू आर ई में। तो त्रिभुज क्यू आर ई में, ठीक है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे भली भांति कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज के अगर हम तीनों कोणों के योगफल की बात करें तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए तीन कोण हैं। अगर हम पहले कोण को देखें तो एक कोण, पहला कोण होगा आर क्यू ई, आर क्यू ई। तो ये वाला कोण हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण आर क्यू ई प्लस उसके बाद में दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा वाला कोण अगर ये वाला हम लें तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, क्यू आर ई, क्यू आर ई मतलब ये वाला कोण। तो प्लस में हो गया कोण क्यू आर ई। फिर प्लस में देखिए तीसरा कोण जो है इसको हम लोग ये वाला कोण इसको लिखेंगे क्यू ई आर। तो ये हो जाएगा कोण क्यू ई आर और ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोण आर क्यू ई मतलब आर क्यू ई इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण का मान कितना है, आर है, प्लस सेम क्यू आर ई, ये हो गया क्यू आर ई मतलब ये वाला कोण का मान कितना है, आर डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर डैश प्लस ये देखिए क्यू ई आर है तो इसको हम सिंपल कोण ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोण ई बराबर होगा 180 अंश के। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते होंगे इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मुझे इस आकृति में एक ये चतुर्भुज दिख रहा है। कौन सा चतुर्भुज दिख रहा है, ए क्यू ई आर, ठीक है। यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज में देखिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के क्या होगा, सम्मुख कोण है,
कोण जो डी है वो कोण ई के क्या है, सम्मुख कोण है। तो चतुर्भुज के अगर हम सम्मुख कोणों का योगफल की बात करें तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे केवल इस वाले और इस वाले कोण ए की, इन दोनों की बात करना है। तो ये दोनों कोण आपस में सम्मुख कोण हैं, तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज दिख रहा है, ये है ए क्यू ई आर। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। ठीक है, इस चतुर्भुज में देखिए क्या है, सबसे पहले कोण कौन सा है, एक कोण सम्मुख है ए प्लस एक सम्मुख कोण कौन है, ई है। तो इन दोनों कोणों का योगफल ये कितने के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। इस वाले को हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, इसकी दोनों साइड 180 अंश क्या है, बराबर हैं। तो इस 180 अंश की जगह पर कोण ए प्लस कोण ई लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण इसे 2 व 3 से, जब दोनों समीकरण को आपस में हल करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, बराबर को लिख लिया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 2 के देखिए बराबर में 180 अंश है, तो 180 अंश के स्थान पर हम कोण ए और प्लस कोण ई इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण ई प्लस का इधर है और कोण ई प्लस का इधर है, तो दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा कितना, ये बचेगा आर और प्लस में आर डैश बराबर में होगा कोण कितना, ए। ठीक है, अब देखिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्थिति लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, देखिए ये जो कोण ए है, कौन सा कोण ए, इसको बराबर में ए के लिख लेते हैं। और उसके बाद में देखिए ये जो कोण आई डैश है, ठीक है, आई डैश ये वाला, ये किसके बराबर हो जाता है, ये कोण आई के बराबर हो जाता है। और क्या होता है, ये जो कोण आर डैश होता है ये बराबर हो जाता है कोण आर के। ठीक है, और ये जो विचलन कोण है डेल्टा, ये अल्पतम विचलन की स्थिति में ये डेल्टा एम के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। तो अब देखिए हम समीकरण 2 को देखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को नहीं, समीकरण 4 से, किससे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से देखें तो देखिए आर दिया है तो आर को ऐसे लिख लो प्लस, देखिए आर डैश दिया है, आर डैश किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर और ये बराबर हो जाएगा ए किसके बराबर, कोण ए ए के बराबर हो जाएगा। आर और आर कितने हो जाएंगे, 2r बराबर में किसके, ए के। तो यहाँ से अगर हम आर का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके गुणांक में जाए, मतलब बटे में जाएगा। तो आर बराबर मुझे कितना मिल गया, ए बटे कितना, 2। उम्मीद करते होंगे इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद में देखिए समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो डेल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेल्टा जो होगा वो डेल्टा एम के बराबर होगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू में ये आई है तो आई को लिख लीजिए प्लस, देखिए आई डैश विचलन की स्थिति में आई के बराबर हो जाता है, तो आई कर लिया। फिर काहे का चिन्ह है, माइनस का है, ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का देखो आर है तो आर को एच टी रहने दीजिए प्लस। उसके बाद में देखिए आर डैश है, आर डैश आर के बराबर है, तो यहाँ पर हमने आर कर लिया। तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर आई आई कितने आई हो जाएंगे, 2i माइनस आर आर कितने आर, 2r। ठीक है, अब उस देखिए क्या है कि ये 2r किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इस 2r की जगह पर हम a लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एम बराबर ये होगा 2i माइनस में कितना a, ठीक है। अब इस a को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ये माइनस का a है, बराबर के इधर आने पर प्लस का a होगा, और बराबर में कितना 2i। अब देखिए इस 2i के इस i के गुणांक में 2 है, ये 2 भी इसके कहाँ पर भेज देंगे, इधर भेजेंगे, तो इसके कहाँ पर जाएगा, बटे में। तो यहाँ से मुझे फाइनली i का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा डेल्टा m प्लस a, सभी के बटे में कितना आ जाएगा 2। ये हो गया i का मान, ठीक है। अब हम किसका नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल नियम से, तो ये हो जाएगा स्नेल नियम से। स्नेल नियम से, स्नेल नियम क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए स्नेल नियम क्या क्या होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, अगर ये देखिए पहले माध्यम में वायु थी, तो पहले माध्यम को अगर हम N1 मान लें और ये दूसरा माध्यम था कांच, तो इसको हम कितना मान लें, N2 मान लें, ठीक है। तो स्नेल का नियम कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है, साइन A बटे साइन R के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1n2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा साइन I और बटे में कितना हो जाएगा, साइन R, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको n बराबर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1n2 बराबर में हो जाएगा साइन I। अब देखिए I का मान कितना है, डेल्टा m प्लस a बटे में कितना 2, तो I की जगह पर लिखेंगे डेल्टा m प्लस a अपॉन में कितना 2, और उसके बटे में कितना दे रखा है, साइन R। साइन देखिए है R, तो ये हो जाएगा साइन R की मान कितना है, a बटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a बटा 2। तो यही जो होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आया हो, तो एक लाइक और अपना अपना राय सभी लोग कमेंट में दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।